हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ के लिए के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड की। टेस्ट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 2 रहेगा ज्योग्राफी का। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें विजुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्योग्राफी का टेस्ट है तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ मैप से दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास विजुअल कंटेंट रहे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सोलर सिस्टम से। पहले ही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे सन से उनकी बढ़ती हुई दूरी में जो प्लैनेट हैं उनको बस बताना है। इसको हम लोग सीधा फिगर से देख लेते हैं। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो प्लैनेट को अभी प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पहला प्लैनेट कौन सा है? ये बुध है, बुध यानी मरकरी। दूसरा प्लैनेट आपको जो दिख रहा है ये वीनस है यानी शुक्र। तीसरा प्लैनेट अर्थ है। चौथा प्लैनेट ये आपको मंगल ग्रह दिख रहा यानी मार्स। और ये बड़ा सा प्लैनेट है जुपिटर, ये सैटर्न। और बाकी जो 2 प्लैनेट हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इनर प्लैनेट हैं और एक्सो प्लैनेट हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझते हैं कि ये जो शुरुआत के 4 प्लैनेट हैं मरकरी से लेके मार्स तक, इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट बोलते हैं यानी आंतरिक प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो बाहर के 4 प्लैनेट हैं यानी जुपिटर से लेके वरुण तक, इनको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। इनको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं या फिर गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखें, गैसियस प्लैनेट। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में स्पिन करते हैं। तो आप लोग यू और वी याद रखें, यूरेनस और वीनस। शुक्र जो प्लैनेट है ये बाकी ग्रहों की दिशा से उल्टी दिशा में स्पिन करता है और वही चीज़ यूरेनस भी करता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो वो भी आप लोग जानते हैं, शुक्र को बोलते हैं यानी वीनस को बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन पे मैच करा दीजिए जल्दी से। यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे नज़दीक कौन है सन के? तो यहाँ पे सीक्वेंस शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 सी ऑप्शन। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये आपसे इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिन और रात की जो लेंथ है वो बराबर होती है और ये अर्थ है इक्विनॉक्स की स्थिति कहाँ पे आती है? इक्वेटर पे। जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो जोन है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इतना समझते हैं। और साथ में ये भी समझते होंगे कि यही वही क्षेत्र है जहाँ पे सन की रेस डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल होती हैं। 23.5 नॉर्थ के बियॉन्ड जाएंगे या फिर 23.5 साउथ के आप बियॉन्ड जाएंगे, यहाँ पे सन की रेस इंक्लाइंड हो जाएंगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सन की साइकिल पता होना चाहिए। आपको पता है कि एक ही तारीख ऐसी है जब सन की रेस परपेंडिकुलर फॉल होती हैं कर्क रेखा पे, और ऐसी एक ही डेट है जब सन की रेस परपेंडिकुलर फॉल होती हैं मकर रेखा पे, और ऐसी 2 तारीख हैं जब सन की रेस परपेंडिकुलर फॉल होती हैं इक्वेटर पे। अभी तारीख कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हम लोग सन की साइकिल देखते हैं। देखिए कर्क रेखा इंडिया से क्रॉस करती है, आप कर्क रेखा को ही मार्क कर लीजिए। कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें, वो तारीख होती है 21 जून। ठीक है, 21 जून के बाद इस सन की रेज बैक टू इक्वेटर आने लगती हैं, बैक टू इक्वेटर आने लगती हैं। और कर्क रेखा से इक्वेटर तक आने में यहाँ पे 3 महीना लग जाता है। ठीक है, 3 महीने का समय लग जाता है। और सन की रेज जिस तारीख को इक्वेटर के ऊपर फॉल करती हैं इस तारीख का नाम है, 3 महीने जोड़ दीजिए, 21 जून में आप 3 महीने जोड़ दीजिए तो कौन सी तारीख आ जाएगी? 23 सितंबर, 23 सितंबर। ठीक है, सन की रेज परपेंडिकुलर ओवरहेड हो गई हैं 23 सितंबर को इक्वेटर के ऊपर, यानी इस दिन दिन और रात की लंबाई बराबर रहेगी। 23 सितंबर के बाद सन की रेस आगे बढ़ जाएंगी, 24 सितंबर, 25 सितंबर। इसी तरीके से यहाँ तक पहुँचने में, मकर रेखा तक पहुँचने में यहाँ पे भी 3 महीने का समय लग जाएगा। और ये जो तारीख होती है जिस तारीख में सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ती हैं मकर रेखा पे, वो कौन सी तारीख होती है? 22 दिसंबर।
मकर रेखा क्रॉस करती है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पे अभी दिसंबर के मंथ में क्या है, सन ओवरहेड है, सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, तो इस जोन में क्या होगा, बहुत तबाही वाली गर्मी होगी। इसलिए दिसंबर के मंथ में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, और हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ ठंडी होगी, क्योंकि हम तो इधर बैठे हैं। अब यहाँ पे 22 दिसंबर के बाद सन की रेस फिर से वापस लौटने लगेंगी इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। और यहाँ पे भी 3 मंथ का समय लगेगा, 3 मंथ का समय लगेगा। और ये 3 मंथ कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर में आप 3 महीने जोड़ दीजिए तो ये तारीख आ जाती है 21 मार्च। यानी आपने देख लिया इक्वेटर पर 2 बार सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ी, 21 मार्च को और 23 दिसंबर को। यही 2 तारीख जो हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, इन्हीं को इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक है, फिर इक्वेटर के बाद सन की रेस फिर से कर्क रेखा की तरफ जाएंगी और ये वही तारीख आ जाएगी जो हम लोगों ने 21 जून पढ़ा था। ठीक है, 21 जून। तो ऐसे ये 3-3 महीने की साइकिल होती है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सन की रेस परपेंडिकुलर किस तारीख में पड़ती हैं, 21 जून लगा देना। पूछा जाता है इक्वेटर पर किस तारीख को सन की रेस ओवरहेड होती हैं, तो आप 21 मार्च लगा देना और 23 सितंबर लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 2 तारीख होती हैं। और पूछा जाता है मकर रेखा पर कब ओवरहेड होती हैं, तो 22 दिसंबर लगा देना। ये तो 3-3 महीने की साइकिल ऐसे होती है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कीजिए। यहाँ पे कुछ पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, हाइपोथेसिस हैं, बताना है ये किसकी थ्योरी रही है। जैसे पहला है नेहारका परिकल्पना यानी नेबुला हाइपोथेसिस, ये किसकी है, ये लाप्लास ने दी थी। दूसरी है ग्रहाणु परिकल्पना यानी फैंटम हाइपोथेसिस, यह है चैम्बरलेन तथा मोल्टन, ए ऑप्शन। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है द्वैतारिक परिकल्पना, डुअलिस्ट हाइपोथेसिस, ये रसेल साहब की थी, रसेल तथा लिटिलेटन। और ये जो लास्ट हाइपोथेसिस है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ये ऑटो सेमेट की है, ये ऑटो सेमेट की है। इसको पॉज कर लेना वीडियो को और थोड़ा सा रिकॉल कर लेना क्योंकि एक बार में याद होगा नहीं। 3142 इसका आंसर हो जाएगा, 3142। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे लेयर्ड रॉक्स के बारे में पूछा गया है। लेयर्ड रॉक्स, परतदार चट्टानों के विषय में कथनों पर विचार करना है। आपने रॉक साइकिल पढ़ा होगा, रॉक साइकिल याद आ रहा है। जैसे लावा से पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, है ना, फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक बनती हैं, और मेटामॉर्फिक चट्टानों का जो नीचे भाग होता है यानी एस्थेनोस्फीयर में, वो फिर से मैग्मा बन जाता है और लावा के फॉर्म में ऊपर आता है, तो ये फिर से इग्नियस रॉक्स, ये साइकिल चलती रहती है। तो ये जो परतदार चट्टान हैं इनको सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछा गया, इनको हिंदी में बोलते हैं अवसादी, अवसादी चट्टान है। साइकिल को देख लीजिए, 1 आध मिनट का समय लगेगा। देखिए, ज़मीन के अंदर से उद्गार हुआ, लावा निकला, लावा के कूल होने पर, ठंडा होने पर ही इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं यानी आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। इन्हीं की फिर वेदरिंग होती रहती है। वेदरिंग यानी अपक्षय पर्दन होता है जब इनका, तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में इकट्ठा होती रहती हैं। और ये जो अवसाद आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ये सेडिमेंट्स इग्नियस रॉक्स के भी हो सकते हैं और ये सेडिमेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी आपने देखा यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो इग्नियस रॉक्स के भी आ रहे हैं और मेटामॉर्फिक के भी हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान ऐसी चट्टान है जिनमें किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लावा से बनी है और लावा में कोई भी फॉसिल नहीं होता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इग्नियस रॉक्स में यहाँ पे फॉसिल्स नहीं है और इन्हीं के जो सेडिमेंट्स हैं उन्हीं सेडिमेंट से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं, तो फिर इनमें फॉसिल्स कहाँ से आ जाते हैं, इनमें जीवाश्म कहाँ से आ जाते हैं। इनमें सफिशिएंट मात्रा में जीवाश्म होते हैं सेडिमेंट्री में। ये जीवाश्म आते हैं लिथिफिकेशन से। एक लेयर बन गई, यहाँ पे लाइफ की उत्पत्ति हो गई होगी, है ना, फिर ये लाइफ इसी लेयर में समा गई, फिर धीरे धीरे सेडिमेंट से इकट्ठा होते गए, दूसरी लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर पर जीवन की उत्पत्ति हो गई, प्लांटेशन हो गया, वेजिटेशन आ गया। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को आप यहाँ से जोड़िए कि एक जगह पहले डेजर्ट थी, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ,
फिर क्या हुआ, उसी डेजर्ट पे फिर जंगल बन गया एक समय, है ना। तो एक समय के बाद इसी जंगल को तो फॉसिल बनना है ना। तो ये सब होने के लिए लाखों साल लग जाती हैं। ठीक है, अब कर लेंगे। ये दूसरा फिगर देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जांपल हैं इनको देख लीजिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो है ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए, चाहे तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स देख लीजिए एक बार, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, काम आएगा। मैग्मा निकाल दिया आपने एस्थेनोस्फीयर से, कूलिंग करा दिया। कूलिंग कराने के बाद आपने इग्नियस रॉक्स बना दिया। एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टान है। ठीक, इनका आपने वेदरिंग किया, एरोजन किया, अपक्षय अपरदन हुआ, तो ये सेडिमेंट्स बनने लगे, सैंड हुआ, ग्रेवल हुआ। इन्हीं की लेयर बनती रहती है, ये तो अवशेष हैं। जब इन्हीं का डिपोजिशन होता रहता है, कॉम्पैक्शन होता रहता है, सीमेंटेशन होता रहता है, लिथिफिकेशन होता रहता है, तब जाके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। इन पर जब हीट का और प्रेशर का यहाँ पे इम्पैक्ट होता है तो ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं क्वार्ट्जाइट और मार्बल। ये दो इम्पोर्टेंट ये एग्जांपल्स होते हैं, मार्बल और क्वार्ट्जाइट। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनका कुछ हिस्सा एस्थेनोस्फीयर में होगा, नीचे की तरफ होगा, और आपको पता है कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में है। यानी वो जोन ऐसा होता है जहाँ पर चट्टानें पिघलती हैं, यानी इनकी फर्दर मेल्टिंग हो गई। ये मेल्टिंग अंदर हो रही है एस्थेनोस्फीयर में, ऊपर मत करा देना। मेल्टिंग होती रहती है, मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, जब एक्सेस हो जाता है तो फिर वो वोल्केनो के फॉर्म में ऊपर हमें दिखाई देता है। फिर यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो फिर से इग्नियस, ये ऐसी साइकिल चलती रहती है। चलिए, अब यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ये सही बात है, वाटर बॉडी का कोई भी बेड हो सकता है, ओशियानिक बेड भी हो सकता है, या फिर ओशियन के अलावा और कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, ये ठीक है। दूसरा है, इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये बिल्कुल सही है। अभी देखा ना आपने, सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, मेटामॉर्फिक के भी आ रहे थे, इग्नियस के भी आ रहे थे। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित। तीसरा पॉइंट है, परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इसी के लिए तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस वो यही जानना चाह रहा था। जीवाश्महीन नहीं होती हैं, इनमें जीवाश्म सफिशिएंट मात्रा में होता है। ठीक है, जीवाश्म नहीं होता है इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस में किसी भी प्रकार का फॉसिल नहीं होता। चौथा है, इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। परतें पाई जाती हैं तभी ये परतदार चट्टान है। ठीक है, तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, देखेंगे इसको, चट्टान को देखेंगे, फिगर पड़ा है, देख लीजिए। ये देखिए, ये होती हैं लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको लेयर दिख रही होंगी, ये लेयर दिख रही हैं। ठीक है, लेयर के फॉर्म में ये दिख रही हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसको कर लेंगे। चलिए, 5वां प्रश्न कीजिए। 5वां प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। आपने बलुआ पत्थर देखा, सैंडस्टोन देखा। सैंडस्टोन क्या था, सेडिमेंट्री रॉक था, है ना, अवसादी था। चूना पत्थर क्या था, यानी लाइमस्टोन क्या था, ये भी सेडिमेंट्री रॉक था। सेल क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, जबकि नीस जो है ये मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फिक है यानी रूपांतरित है, रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित रॉक है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो नीस है किसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद बनी है। आपने ग्रेनाइट पढ़ा था ना, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस में पढ़ा था ना, ग्रेनाइट पढ़ा था और बेसाल्ट पढ़ा था, जो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल थे। ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होता है तो वो नीस में होता है। ठीक है, ग्रेनाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नीस में होता है, नीस बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो तीन ग्रुप हैं, ये तो एक ही ग्रुप के हैं, जबकि नीस ये अलग ग्रुप का है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन तब हो पाता जब हम लोग को क्लासिफिकेशन पता होता। चलिए, इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक्टिव वोल्केनो है। किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। एटना कहाँ पे, पहले ये देख लीजिए है कहाँ पे, इटली। मोना लोआ हुआ और किलाऊ हुआ, ये हवाई द्वीप पे हैं, ये हवाई द्वीप पे हैं। और ये जो हवाई द्वीप बना है ये तो 4 वोल्केनो से बना है।
इस द्वीप पे कुछ है ही नहीं, बस 4 वोल्केनो ही हैं। किलिमंजारो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डोरमेंट वोल्केनो है, सक्रिय नहीं है, सुप्त है, सुसुप्त है। जबकि एटना एक्टिव है। मोना लोआ और क्लाइव के बारे में तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये संसार के सबसे एक्टिव वोल्केनो है। ये जो एटना है, इटली में एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। ठीक है, सिसिली द्वीप, इस द्वीप पर अवस्थित है ये एटना वोल्केनो। तो यहाँ पे एक्टिव पूछा था तो एक को रिजेक्ट कर दीजिए, एक यहाँ पे है, ये कैंसिल, बाकी तीनों सही हैं, 2 3 4 हो जाएगा। मैप वैसे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हो आप। ये यूएसए आपको दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन में ये जो आइलैंड्स हैं ये हवाई द्वीप हैं। इसी द्वीप पर मोना लोआ और क्लाइयो। इसके बाद पूछा गया था किलिमंजारो की लोकेशन आप यहाँ पे अफ्रीका तंजानिया में देख सकते हैं। और इटली का सिसिली जो द्वीप है वहाँ पे माउंट एटना है। ये मेडिटेरियन सी आपको जो दिख रहा है, इसी में एक सिसिली आइलैंड है, इसी पे ये माउंट एटना है। बहुत धुंधला दिख रहा, बट कोई नहीं, आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन कीजिए। रिक्टर पैमाने का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है इसको रिक्टर पैमाने से भी मेजर किया जाता है। रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल, ये 2 स्केल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न कीजिए। कॉन्टिनेंट के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम बताना है। जो सबसे बड़ा है उसको पहले रख दीजिए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा, और अंटार्कटिका से छोटा यूरोप। ये सीक्वेंस बनेगा। सी ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में, यानी इतने क्षेत्रफल में केवल और केवल 2.8, आप यहाँ पे लगभग 3 मान सकते हो, 3%। ठीक है, 3%, 2.8%, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में। सही है, दूर दूर तक लोग नहीं दिखते होंगे वहाँ पे, तो इतना ज़मीन है, फिर एक इंसान के पास अपना फुटबॉल कोर्ट बना सकता है ना। एक तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहे हैं कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपको पता है 32,000 लोग हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर पे। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कॉन्टिनेंट में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्लेन्स का परसेंटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? आप अगर थोड़ा सा मैपिंग याद करें तो आप ग्रासलैंड वगैरह कहाँ पढ़ते हैं ज़्यादा? बड़े बड़े ग्रासलैंड कहाँ पढ़ते हैं? आप साउथ अमेरिका में पढ़ते हैं ग्रासलैंड, पम्पास पढ़ते हैं, लानोस पढ़ते हैं। अब वो भले टेम्परेट हो या फिर ट्रॉपिकल हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन घास के मैदान हैं तो, मैदानी भाग हैं तो। इसके अलावा आप यूरोप में भी पढ़ते हैं। यूरोप में तो सबसे बड़ा, आप मैप खोलेंगे और ग्रासलैंड डालेंगे तो स्टेपी लिख के आएगा, है ना, स्टेपी। लेकिन आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये यूरोप तो मतलब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट तो है नहीं, एरिया में छोटा है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पे मैदान है। यानी कहने का मतलब है कि यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, लेकिन साउथ अमेरिका में एरिया वाइज मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एरिया वाइज मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, परसेंटेज वाइज पूछा है या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है। परसेंटेज वाइज पूछा है तो यहाँ पे यूरोप हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, अगर एरिया वाइज पूछता तो साउथ अमेरिका लगा देते आप। चलिए, ये 2 क्वेश्चन नए तरीके के क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी, ये सब तो बेसिक से क्वेश्चन है, एंडीज हो जाएगा। यहाँ पे जो कोस्ट में कंट्री बैठी हैं यहीं पे बैठा दीजिए आप एंडीज़ को भी। कोलंबिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन, सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सी कंट्री में है। तो यहाँ पे जो है ये पतली सी एक मिर्ची की तरह उसका शेप भी है, चिल्ली, चाइल, जो भी पढ़ लो। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन है एंडीज़ माउंटेन का, साउथ अमेरिका। उसके बाद दूसरा स्थान आता है रॉकीज़ का, तीसरा स्थान आता है हिमालयाज़ का। ठीक है, रॉकीज़ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। और आल्प्स का एक्सटेंशन बहुत सारे देशों में, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन आएगा आल्प्स पे तब करेंगे, देखेंगे किस किस कंट्रीज़ में इसका एक्सटेंशन है। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का
हिस्सा नहीं है। इसको मैप पे देखिए सीधा। और यहाँ पे ऑप्शंस इतने ईजी हैं कि आप हटा सकते हो। आल्प्स कहाँ पे? यूरोप में है। तो ठीक है यूरोप में है, लेकिन इंग्लैंड तो हटके है बिल्कुल, समुंदर में एक आइलैंड है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। मैप पे देखिए, यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी देख रहे हैं आप, इटली भी देख रहे हैं। इटली के ऊपर छाता बना दीजिए, वही आल्प्स माउंटेन है। एक्सटेंशन देख रहे हैं ना आप? फ्रांस में देख रहे हैं, आप स्विट्ज़रलैंड में देख रहे हैं। ये छोटी सी एक कंट्री है, अब इसको पढ़ लेना भाई, ये हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। ये बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो इतना हिस्सा है, मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, इतना हिस्सा ये इस कंट्री का। मैं इसका नाम हिंदी में लिख दे रहा हूँ तो आसान हो जाएगा, लिस्टेनस्टीन। ठीक है, लिस्टेनस्टीन। तो यहाँ पे कितने देशों का देख लिया? फ्रांस देख लिया, स्विट्ज़रलैंड देख लिया, लिस्टेनस्टीन देख लिया, ऑस्ट्रिया देख लिया, स्लोवेनिया देख लिया, और इटली तो है ही। 6 कंट्रीज़ देख ली। और इसके साथ ये भी तो दिख रहा है, ये जो रीजन है ये कौन सी कंट्री है? ये जर्मनी का साउथ वाला एरिया है। तो यहाँ पे जर्मनी भी 7वीं कंट्री हो गई। तो हो जाएगा अब ना। चलिए 13 देखिए। गोबी डेजर्ट मंगोलिया, सही है। काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, करेक्ट है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है। टकला मकान ये उज्बेकिस्तान में नहीं है, तो चाइना का है ना, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन सही है। इसको देखिए, मैप पे देखिए। यहाँ पे एक इमेज और पड़ी थी आल्प्स की, इसको भी देख लीजिए। अब इमेज पड़ी है तो देख लीजिए। ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये पूरा आल्प्स माउंटेन है, पूरी छतरी बनी है इटली पर, और अभी बर्फ़ जमी हुई है, सैटेलाइट इमेज है। चलिए फटाफट इसको रिकॉल करिए। मोजावे डेजर्ट यूएसए, सोनोरन डेजर्ट बार बार दिखता रहेगा आपको मैचिंग में, इम्पोर्टेंट है। सोनोरन यूएसए। अटाकामा इम्पोर्टेंट है, पढ़ते भी रहते हैं। ये साउथ अमेरिका में कहाँ पे? चाइल में, चिल्ली में। कालाहारी जान रहे हैं, अफ्रीका। नामिब जान रहे हैं, नामीबिया में। एक्सटेंड भी है काफ़ी कंट्रियों में अगल बगल की। गिब्सन डेजर्ट देखिए, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया हो गया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये पूछा है टकला मकान, गोबी भी पूछा और टकला मकान। तो ये किसकी लोकेशन है? ये चाइना। और गोबी का जो एक्सटेंशन है वो मंगोलिया में। गोबी का एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे भी है, मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है। मेजर जो एक्सटेंशन है वो मंगोलिया में है। ठीक है, चलिए कीजिए, फिर आगे कीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे घास के मैदान मिला दीजिए, आसान सा है। स्टेपीज ये यूएसए का नहीं है, ये कहाँ का है? ये यूरोप का है, यूरोप के ग्रासलैंड है। कैंपोस जो है ये ब्राज़ील का है, केनिया का नहीं। पंपास अर्जेंटीना, ये सही मैच है। और ये जो सवाना लिखा है वेनेजुएला, गलत मैच है। सवाना कहाँ पे? सवाना आपको देखने को मिलेगा कीनिया में, तंजानिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सही बताना था, बी ऑप्शन सही है। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक गैंडे की सींग के आकार का जो यहाँ पे शेप बनता है मैप में, और यहाँ पे जो कंट्री बिलोंग करती हैं उसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। 4 कंट्रियाँ हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, 4 कंट्रियाँ हैं। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। 4 कंट्री तो किसी ऑप्शन में है नहीं, पहले में है तो, लेकिन यहाँ पे कीनिया है, तो ये तो गलत है। सी ऑप्शन सही है। देखिए ये जो 4 कंट्रीज़ दिख रही हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये जो सींग जैसा शेप है गंडे का, और आप पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो ये भी क्या है? ये एक पूरा मुंह है, ये गैंडे का मुंह है। आप इसको 90 डिग्री रोटेट करके देखना तो आपको पूरा पूरा वही शेप दिखेगा गैंडे का। गैंडे की गर्दन से लेके मुंह तक का शेप दिखेगा। राइनो, ठीक है। किलिमंजारो की लोकेशन यहाँ पे कहीं है, बिल्कुल बॉर्डर पे है कीनिया की। चलिए आगे कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक योग सुमेलित नहीं है? घाना की कैपिटल है, तो सिंपल कैपिटल ही पूछ लिया, लेकिन सिंपल नहीं है क्वेश्चन, कैपिटल भी याद नहीं रहती है हम लोगों को। घाना की कैपिटल आक्रा, नामीबिया विंडहॉक, सही है, ये भी सही है। जाम्बिया लुसाका, सही है। युगांडा की राजधानी अबुजा नहीं है, कंपाला है, कंपाला। ठीक,
अबूजा जो कैपिटल है ये नाइजीरिया की है, ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल है। तो गलत बताना था, सी ऑप्शन सही है। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा मेडिटेरेनियन सी से भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आपने देखा होगा ठीक से तो नाइजर जो कंट्री है वो बीच में है, ठीक है, यानी बॉर्डर पे नहीं है, भूमध्य सागर के बॉर्डर पे नहीं है। जबकि अल्जीरिया हुआ, टूनीसिया हुआ, मिस्र हुआ, ये तो कोस्टल कंट्री हैं भूमध्य सागर की। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर भी मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्ट हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट खोला। अब मैं ही यहाँ पे रोटेट करके बता दे रहा हूँ आपको। अब दिख रहा है आपको ये राइनो का शेप दिख रहा? ये पूरा राइनो की गर्दन से लेके मुंह तक, और ये सींग को लेके यहाँ से आप जोड़ सकते हो, और यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका था इतना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों को भूमध्य सागर देखना है ना, भूमध्य सागर, ये हम लोग मेडिटेरियन सी पे आ गए। क्लियर है? एक ऑप्शन टूनीसिया दिया है, ये तो कोस्टल कंट्री है, मेडिटेरियन सी से लगी हुई है। एक कंट्री अल्जीरिया है, ये पूरा अल्जीरिया है, तो ये भी टच कर रही है बॉर्डर, टूनीसिया कर ही रही है। मिस्र ये रखा, इजिप्ट ये है, ये भी टच कर रहा है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था नाइजर। देखिए नाइजर तो बीच में है, ये है नाइजर, लिखा दिख रहा है ना नाइजर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, पूरा डेजर्ट में है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे स्थित है? ये वैसे हो जाएगा है ना, फिर भी इसको मैप पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कनाडा की भी लेक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सीक्वेंस पूछता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ भी पूछता है। अमेरिका में आप ग्रेट 5 लेक्स भी पढ़ते होगे है ना, ग्रेट 5 लेक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन लेक्स पे कौन कौन से रिवर बैंक पे वो जो सिटीज़ सिचुएटेड है वो पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए, मैप पे देख लीजिए। 5 लेक्स पढ़नी है, ग्रेट बियर लेक, दूसरी है ग्रेट स्लेव लेक, तीसरी है अस्थावास्का, चौथी है रैंडियर, और ये पांचवी है छोटी छोटी जो दिख रही हैं, ये है लेक विनिपेग। अब इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये पहली लेक है ग्रेट बियर लेक, फिर है ग्रेट स्लेव लेक, फिर है अस्थावास्का, फिर है रैंडियर, ये रैंडियर है, और ये चौथी है लेक विनिपेग। इसका सीक्वेंस पूछता है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। अब उस लेक की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेट साल्ट लेक। एक ग्रेट साल्ट लेक आपको रॉकी माउंटेन्स के बीचों बीच में यहाँ पे दिख रही है। ये जो लेक है ये है ग्रेट साल्ट लेक। तो ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर आसान है, तिब्बत से आप यहाँ पे म्यांमार में, बर्मा में, और अंडमान सी में गिरा दीजिए सालवीन रिवर को। अमूर तो उधर चाइना सी में गिरती है, चाइना सी में। लीना, लीना कहाँ पे है? ये रसिया की रिवर है, रसिया की रिवर है। ओक भी ये रसिया की रिवर है, और ये ऊपर की ओर जाके ड्रॉप होती हैं, यानी नॉर्थ साइड में गिरती हैं। लीना भी नॉर्थ साइड में बहती है, ओक भी नॉर्थ की साइड बहती है ऊपर की तरफ, और आमूर, आमूर ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ बहती है और चाइना सी में गिरती है। लेकिन साउथ में कौन गिरेगी? सालवीन, ठीक है। आइए इनको फटाफट देखिए। लीना ऑप्शन में था, लीना। लेक बेकाल रसिया, रूस, लेक बेकाल से निकलती है लीना। इसके पहले फैक्ट मालूम था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। लीना का जो डेल्टा है, लीना डेल्टा, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्थ की साइड बह रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ। दूसरी रिवर थी यहाँ सालवीन, देख लीजिए सालवीन, ये तिब्बत से यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये पूरी डाउन साइड यानी साउथ की साइड में बहते हुए नीचे अंडमान सी में ड्रॉप हो जाती है, ठीक। तो यही करेक्ट आंसर है जो दक्षिण की ओर बह रही है। तीसरा ऑप्शन था अमूर। अमूर आपने देखा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही थी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और ये कहाँ पे गिर रही है? सॉरी मैंने यहाँ पे चाइना सी बोल दिया था आप लोगों से, ये सी ऑफ ओखोटस्क में गिरती है, ठीक, सी ऑफ ओखोटस्क में, माफ़ कीजिएगा। ये आपको ओप रिवर दिख रही है, अल्टाई माउंटेन से निकलती है
और ये आपको इसकी डायरेक्शन समझ में आ रही होगी, नॉर्थ की साइड ही बह रही है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। आसान सा क्वेश्चन है। लेक सुपीरियर, लेक बेकाल रसिया, लेक सुपीरियर और लेक मिशिगन, ये तो ग्रेट 5 लेक्स के पार्ट हैं। इनको हम लोग अभी देख ले रहे हैं मैप पे। इन ग्रेट 5 लेक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिवर बैंक पे कौन कौन सी सिटीज़ स्थित हैं, उसी तरह लेक बैंक पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको साथ में ही देख ले रहे हैं। चलिए आइए देखिए, हम लोग को चलना है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। ये जो आपको लेक्स अब विजिबल होने लगी होंगी, ये ग्रेट 5 लेक्स हैं। ठीक है, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, ईस्ट टू वेस्ट इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। और ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे लाई करती हैं। मैं यहाँ पे लाइन को या फिर बॉर्डर को यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये कनाडा और यूएसए की इंटरनेशनल बाउंड्री है। और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन कौन सी लेक्स यहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस कर रही हैं। ये जो सबसे पहली लेक है, ये है लेक सुपीरियर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेकिन बहुत छोटा फॉन्ट है, इसलिए हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख भी दे रहा हूँ। पहली लेक है लेक सुपीरियर, जो सबसे बड़ी एरिया वाइज फ्रेश वाटर लेक है। दूसरी लेक का नाम है लेक मिशिगन, और लेक मिशिगन इन पांचों लेक्स में ऐसी लेक है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में लाई करती है। यूएसए में ये लाई करती है। तीसरी लेक का नाम है लेक ह्यूरॉन। चौथी लेक का नाम है लेक एरी। और पांचवी लेक का नाम है लेक ओंटारियो। ठीक है, लेक ओंटारियो। अगर इनका वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस पूछे तो बता ले जाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 21 में पूछा है सूर्य से निकलने वाले डिस्ट्रक्टिव रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो आसान है, ओजोन की परत हो जाएगा, ओजोन लेयर हो जाएगा। और ओजोन लेयर लाई कहाँ पे करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। बी भी सही है, सी भी सही है, डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक लेयर बताइए आप लोग। IMST होता है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर और सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर। ठीक है, चलिए 22 देखिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे जो साइक्लोन के नेम है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम इनके होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। बिली साइक्लोन ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। हरिकेन USA से, टाइफून ये चाइना से, और बागियो ये फिलीपीन से। ये थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान रखना। और इंडिया में जो साइक्लोन को बोला जाता है, चक्रवात को बोला जाता है, वो साइक्लोन ही बोला जाता है। ठीक है, तो मैच कर लेना यहाँ पे। चलिए 23 देखिए। यहाँ पे लोकल विंड्स के बारे में पूछा गया है। लोकल विंड्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैप पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 8-10 हम लोग यहाँ पे लोकल विंड्स देख लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ लोकल विंड्स हैं। जैसे आपको इसके बारे में पता होगा, चिनूक के बारे में USA, ब्लिजर्ड कनाडा। इसके अलावा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो खमसन के बारे में पूछा गया है। ये खमसन आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। खमसन ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये सहारा रेगिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है। तो जब कोई भी लोकल विंड सहारा से यानी रेगिस्तान से ओरिजिनेट होगी तो वो कैसी होगी, वो गर्म होगी, वार्म होगी। यहाँ पे हरमट्टन का भी नाम लिखा है। हरमट्टन विंड को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, डॉक्टर विंड। और उनके साथ साथ में डायरेक्शन भी याद रखें। आपको यहाँ पे फान की लोकेशन दिख रही है, और यहीं पे आपने आल्पस माउंटेन भी देखा था। सिरक को लोकल विंड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं अल्जीरिया से मेडिटेरियन सी की तरफ है। इसके अलावा ये ब्रिक फील्डर भी पूछा जाता है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कुछ विंड्स के नाम याद रखें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन फान का है, फान आल्पस माउंटेन, ये सही मैच है। खमसन आपने देखा, मिस्र देखा, ये भी सही मैच है। सिमुम ये अरब मरुस्थल से ओरिजिनेट होती है, ये भी सही मैच है। जबकि ये जो सांता आना है ये ओरिजिनेट होती है साउथ कैलिफोर्निया में। ये गलत मैच है, न्यूजीलैंड। गलत बताना था, C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 देखिए। पृथ्वी के अधिकतम
प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ कौन सा क्षेत्र है? शुष्क प्रदेश यानी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, हॉट ह्यूमिड और वेटलैंड। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है वो है एरिड जोन। ठीक है, एरिड रीजन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। चलिए 25 देखिए। 25 में पूछा है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है इंडिया, इंडिया का दूसरा स्थान है। 26 है निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा आयरन उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है, ब्राज़ील का दूसरा स्थान है, चाइना का तीसरा स्थान है और भारत का चौथा स्थान है। ध्यान रखना, ये आयरन ओर में स्थान पूछा है, स्टील में नहीं पूछा है। ये आपका होमवर्क है। स्टील में बताइए भारत का कौन सा स्थान है उत्पादन में। ठीक है, चलिए 27 देखिए। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं? इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का भाग नहीं है। ठीक, इसलिए हम लोग एशियान के भी मेंबर नहीं हैं, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है, संगठन है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है। साउथ ईस्ट रीजन में सबसे बड़ा जो खनिज तेल का उत्पादक है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? ये रिसोर्स के क्वेश्चंस हैं, रिसोर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यूरेनियम के जो सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। एक माइन का आपने नाम सुना होगा, एक खान का आपने नाम सुना होगा, ओलंपिक डैम माइन। यही वो खान है, यही वो माइन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिसोर्स हैं, रिजर्व हैं, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इस माइन का नाम आप लोग याद रखें। 29 बुशमैन का संबंध है, आसान है। बुशमैन एक ट्राइब का नाम है, एक आदिम जनजाति है, बहुत पुरानी ट्राइब है। ये ट्राइब बिलोंग करती है कालाहारी डेजर्ट में। कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन ट्राइब रहती है। और कालाहारी डेजर्ट तो बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सटेंडेड है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, बोत्सवाना हुआ, नामीबिया हुआ। आप लोग एक ट्राइब का और नाम याद रखें, मसाई। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये कीनिया से बिलोंग करती है। इनके बारे में खास बात जानते हैं? इनका जो पालतू जानवर है वो है गाय, और ये गाय का खून भी पीते हैं। ठीक है, ये खून भी पीते हैं इन्हीं के दूध में मिला के। ये जो खून निकालते हैं इनको मार के नहीं निकालते हैं, इंजेक्शन से निकालते हैं। ये सब चीज़ें उनके कल्चर में है, रिचुअल्स में है। चलिए 30 देखिए। बलियारिक आइलैंड जो हैं, आइलैंड समूह कहाँ पे स्थित है? अगर आपने मेडिटेरियन सी ठीक से देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा तुरंत, ये भूमध्य सागर में। आइए यहाँ पे देखिए, भूमध्य सागर पे चलते हैं। अफ्रीका के ऊपर आपको जाना है। ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को देखना है बेलियारिक आइलैंड्स। ये आपको विजिबल होने लगा होगा, ये जो आइलैंड्स ग्रुप दिख रहा है ये बेलियारिक आइलैंड्स है। यहीं पे आपको बेलियारिक सी भी दिख रहा है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी में। कर लेंगे, चलिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कीजिए, इतना कीजिए, 30 क्वेश्चन कीजिए, करते हैं फिर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।